हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन मास्टर क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीटेट का सीडीपी सेक्शन। और ये एग्जाम हुआ था 4 फरवरी 2023 को। ये पेपर 1 है और पेपर 2 का सीडीपी सेक्शन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। सभी क्वेश्चन को समझेंगे और इसके साथ ही इसका क्या कॉन्सेप्ट है और ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं हम लोग सीटेट में, जिससे कि आसानी से पहले अटेम्प्ट में ही सीटेट हमारा क्वालिफाई हो जाए। सभी चीज़ों को समझेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन 1, बच्चे विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं। ऑप्शन 2, विकास अपेक्षाकृत क्रमिक होता है। तीसरा, आनुवांशिकता विकास का एकमात्र कारण है। चौथा, विकास निरंतर रूप से होता है। देखिए, जहां भी एक मात्र आ जाए और केवल आ जाए तो उस ऑप्शन को हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। और वैसे भी यहाँ पर पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो यही वो कथन है जो सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि ये कथन गलत है और हमें पूछा ही नहीं है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये तीनों ऑप्शन पॉजिटिव वे में है और ये नेगेटिव में क्वेश्चन पूछा है और ये नेगेटिव में आंसर भी है, इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, मानवीय क्षमताएं जैसे कि बुद्धि, समस्या समाधान और समालोचनात्मक चिंतन का सापेक्ष रूप से विकास किस क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो मानवीय क्षमताएं जैसे कि बुद्धि, समस्या समाधान और समालोचनात्मक चिंतन, ये जो है हमारे मानसिक क्रियाएं हैं ये सभी। तो ये शारीरिक नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत है। संवेगात्मक नहीं होगा। संवेगात्मक मतलब होता है इमोशन, इमोशनल से रिलेटेड, जैसे कि रोना, गुस्सा करना, चिल्लाना, ये सब हमारे इमोशनल एक्टिविटीज हैं। और ये नैतिक, ये कुछ वैल्यूज होते हैं, एथिक्स, मोरल वैल्यू, वो है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। जो भी क्रिया हम लोग अपने दिमाग में करते हैं, जो भी हम सोचते हैं, जो भी नॉलेज लेवल पे हम लोग करते हैं या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, रीजनिंग जैसी चीज़ें, एप्टीट्यूड जैसी चीज़ें, वो उसे हम लोग कहते हैं कॉग्निटिव। तो वो संज्ञानात्मक होता है हिंदी में। तो इसका आंसर नंबर ऑप्शन 3 हो जाएगा। बुद्धि और समस्या समाधान जैसी चीज़ें हम लोग अपने दिमाग में मानसिक क्रियाएं जो करते हैं उसे संज्ञानात्मक कहते हैं, इंग्लिश में कॉग्निटिव। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, बच्चे केवल औपचारिक स्कूली शिक्षा द्वारा ही कौशल, मूल्य और रीतियां ग्रहण करते हैं। इसका कारण है, बच्चों का समाजीकरण एक सरल व रेखीय प्रक्रिया है। देखिए, पहले भी बताया था कि ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे करते हैं। तो जहां भी केवल वर्ड आ जाएगा तो वो रॉन्ग हो जाएगा। इसका मतलब जो हमारा अभिकथन है, जो हमारा असर्शन ए है, वो रॉन्ग है। तो ये दोनों जो सही है, ये ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, यहाँ भी एलिमिनेट हो गया, क्योंकि ए जो है गलत है। यहाँ पे ए और आर दोनों गलत हैं, ये ऑप्शन है, और ए सही लेकिन आर गलत। तो ए तो हमारा गलत है। तो जहाँ पे ए यहाँ पर सिर्फ गलत है, तो ऐसे ही हमें आर वाला जो देखने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी हम लोग देख लेते हैं। बच्चों का समाजीकरण एक सरल व रेखीय प्रक्रिया है। तो सरल और रेखीय नहीं है, ये जो हमारा सोशियलाइजेशन है वो बहुत एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। वो कई तरह से हमारा समाजीकरण होता है, और जो भी हम आसपास के समाज में रहते हैं, जिस संस्कृति में रहते हैं, तो उस हिसाब से हमारा समाजीकरण होता है। स्कूल में होता है, परिवार में होता है, सोसाइटी में होता है। लेकिन इसका ए गलत है और ए गलत इसमें दिया है ऑप्शन नंबर 4 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए और आर दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 है, जीन पियाजे के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था को प्राप्त करने के लिए समाधान की निरंतर खोज करने में लगा रहता है। तो जीन पियाजे ने कई सारे थियरीज दिए हैं, कई सारे कॉन्सेप्ट दिए हैं, और ये स्विस साइकोलॉजिस्ट थे। और इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और जो डेवलपमेंट होता है एक चाइल्ड का, उसका कैसे कैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, उस पर इन्होंने पूरी थियरी दी है। इसका डिस्कस हम लोग एक और वीडियो में, जो इसका कॉन्सेप्ट है जीन पियाजे का, उसको हम लोग समझेंगे स्टेज वाइज। इन्होंने 4 स्टेज दिया है चिल्ड्रेन डेवलपमेंट का, चाइल्ड डेवलपमेंट का। वो है कि पहला है सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरा है प्री ऑपरेशनल स्टेज, तीसरा है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और चौथा है फॉर्मल स्टेज। इसका जो सेंसरी मोटर का स्टेज है वो 0 से 2 साल तक रहता है। प्री ऑपरेशनल का 2 से 7 वर्ष तक रहता है। और
कंक्रीट ऑपरेशनल का 7 से 11 वर्ष तक रहता है और फॉर्मल जो स्टेज होता है वो 11 से 16 वर्ष तक रहता है। तो इन्होंने ये सारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट का थियरी दिया था और इन्होंने एक बात कही थी, इक्विलिब्रियम। जैसा कि इस क्वेश्चन में पूछा है, जीन पियाजे के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था को प्राप्त करने के लिए, मतलब जो इंसानी दिमाग है व्यक्ति की, वो हमेशा एक बैलेंस मोड में रहना चाहता है, वो हमेशा बैलेंस स्टेज में, सेचुरेशन में जाना चाहता है। वो कभी हमेशा ऊंच नीच का जो एक दायरा होता है हमारे दिमाग में चीज़ें चलती रहती हैं, वो इंसान को सही तरीके से रहने में सहायता नहीं करता है। हर इंसान यही चाहता है कि वो थोड़ा सा सेटल हो जाए। तो इस चीज़ को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इक्विलिब्रेशन। जीन पियाजे ने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि जो व्यक्ति का जो दिमाग है, जो उसकी साइकोलॉजी, वो हमेशा बैलेंस वे में रहना चाहती है, संतुलन में। तो उन्होंने यही कहा है कि जो व्यक्ति का दिमाग है वो हमेशा संतुलन में रहना चाहता है, उसकी खोज वो निरंतर करता रहता है कि कब वो सेटल हो जाए, बैलेंस्ड वे में रहे और अपनी लाइफ अच्छे से जिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो वो सॉल्व करके शांति से रहे। इसका ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, पहला जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क किस चरण की विशिष्ट विशेषता है। तो ये जो चारों मैंने इससे पहले आप लोगों को डिस्कस किया कि जीन पियाजे ने दिया था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का 4 स्टेज था, ये चारों के नाम है। संवेदी गत्यात्मक चरण का वो 0 से 2 वर्ष तक होता है, औपचारिक का जो है 11 से 16 तक होता है, पूर्व संक्रियात्मक का 2 से 7 वर्ष तक होता है और कंक्रीट का होता है मूर्त संक्रियात्मक का 7 से 11 वर्ष। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि परिकल्पनात्मक निगमनात्मक मतलब हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग जो है कि किस स्टेज में आ जाती है। तो इस ऑप्शन में नहीं होगा क्योंकि बच्चे 0 से 2 वर्ष तक के रहते हैं, तो उन्हें उनकी सोचने की क्षमता इतनी ज़्यादा नहीं होती है। दूसरा है कि औपचारिक संक्रियात्मक चरण, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। जब हम 11 से 16 वर्ष की अवस्था में पहुंचते हैं तो जो रीजनिंग है, जो हमारा सोचने का, समझने का, प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है, उसमें हम लोग इस स्टेज में पहुंच जाते हैं कि हम कल्पना करके अपने प्रॉब्लम को समझ सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। उसमें जो है रीजनिंग का डेवलपमेंट हो जाता है और तर्क करने की जो क्षमता है वो औपचारिक संक्रियात्मक चरण में बढ़ जाती है, आ जाती है। बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं, ऑप्शन नंबर 2 सही है, इसका आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चे अनैच्छिक सहज क्रियाओं से ऐच्छिक क्रियाओं की ओर बढ़ना आरंभ करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा संवेदी गत्यात्मक। सेंसरी मोटर स्टेज में क्या होता है कि बच्चे पहले शुरुआत में छोटे जब बच्चे होते हैं, आप लोगों ने घरों में देखा होगा कि वो कुछ भी मतलब जो वो नहीं चाहते हैं, वो मतलब ऐसे ही जो भी क्रियाएं वो करते हैं वो अनैच्छिक होती हैं, मतलब वो अपनी इच्छा के अनुसार इतना ज़्यादा नहीं करते हैं। बाद में वो धीरे धीरे सीखते हैं कि क्या करना है, किस चीज़ को छूना है, कौन सी एक्टिविटी वो करेंगे तो उनके घर वाले जान पाएंगे कि बच्चे को क्या ज़रूरत है। उसके बाद वो ऐच्छिक क्रियाएं करने लगते हैं। तो इसका आंसर नंबर 2 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर, जब बच्चे थोड़े बड़े होते हैं तब होता है। सॉरी, पहले गलत हो गया था। हाँ, जब बच्चे छोटे होते हैं 0 से 2 साल के अंदर, तो वो मतलब इतना समझ नहीं पाते हैं और उनका जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छे से नहीं हो पाया रहता है, तो उस वक्त वो अनैच्छिक क्रियाएं करते हैं। लेकिन जब 2 से 7 वर्ष के एज में यानी पूर्व संक्रियात्मक स्टेज में जब वो पहुंचते हैं तो वो अपने हिसाब से क्रियाएं करने लगते हैं। वो रोना चाहते हैं तो किसी वजह से वो रोते हैं, वो भूख लगी होती है तो अपने हिसाब से कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिससे घर वालों को पता चल जाता है कि वो मतलब उन्हें कुछ चाहिए, कुछ ज़रूरत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेंज दुविधा को सुनने के बाद 8 वर्षीय गुरप्रीत कहता है कि हेंज को पैसा चुरा लेना चाहिए क्योंकि उसे इसकी ज़रूरत है। नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे सही और गलत का फैसला फैसला व्यक्तिगत ज़रूरतों और चाहतों के आधार पर करते हैं। तो देखिए, ये कोलबर्ग ने कुछ मोरल डेवलपमेंट का थियरी दिया है, कॉन्सेप्ट दिया है, जिसमें 4 है, जो ये चारों यहाँ पे मेंशन है। तो उसमें ये कहा गया है कि
एक स्टोरी है उसमें जो हेंज से रिलेटेड है, उसकी वाइफ बीमार रहती है तो उसमें पैसे की उसको ज़रूरत रहती है दवा के लिए, लेकिन वो बहुत महंगा दवा रहता है और जो जिन्होंने इस दवा को बनाया होता है वो देते नहीं है, क्योंकि उन्होंने इस पर एक्सपेरिमेंट करके और वो पहली बार बनाए होते हैं। वो चाहते हैं कि वो बहुत महंगे में उस दवा को बेचेंगे और बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगे। लेकिन हेंज को क्या है कि उसकी वाइफ को बचाना रहता है, तो वो सोचता है कि मैं चुरा लूँ या ना चुरा लूँ। तो इस पे एक बच्चा जो है ये स्टोरी सुनता है तो वो कहता है कि हेंज को पैसा चुरा लेना चाहिए, क्योंकि उसे उसकी ज़रूरत है उसकी वाइफ को बचाने के लिए। अगर वो नहीं चुराएगा तो उसकी वाइफ मर जाएगी, क्योंकि वो लास्ट स्टेज पे रहती है और वही एक दवा है जो उसकी वाइफ को बचा सकती है। तो नैतिक तर्क यानी जो हमारा मोरल वैल्यू है वो बच्चे का किस स्तर पे है, क्योंकि वो 8 वर्ष का है। सही और गलत का फैसला व्यक्तिगत जरूरतों और चाहतों के आधार पर करता है। तो ये जो स्टेज है जब हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से कोई डिसीजन लेते हैं, जो हमारा मोरल वैल्यू है जब हमारे ज़रूरत के हिसाब से काम करता है, तो इसे हम लोग कहते हैं यांत्रिक सापेक्षता अभिमुखता। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। इसे इंग्लिश में कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन, यानी कि हम अपनी ज़रूरत के अनुसार कोई काम कर रहे हैं बिना ये सोचे कि क्या गलत है और क्या सही। उसे हम लोग यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत को किस तरह का सिद्धांत माना गया है। तो लेव वाइगोत्स्की ने एक सिद्धांत दिया था जिसे हम लोग कहते हैं सोशियो कल्चरल थियरी। तो इन्होंने ये बोला था कि बच्चा जो भी सीखता है, जो भी उसका डेवलपमेंट होता है वो सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थिति के अनुसार होता है। इनके थियरी को बोलते हैं सोशियो कल्चरल थियरी। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को किसके माध्यम से सुगमता से दी जाती है। तो फिर वही है कि इन्होंने भाषा पर भी बात किया था कि जो संज्ञानात्मक प्रक्रिया यानी जब हम भाषा सीखते हैं और जब हम समाज में और संस्कृति में जिस भी परिस्थिति में हम लोग रहते हैं, तो जो भाषा होता है वहाँ का, उससे हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। तो उन्होंने बोला था कि जो भाषा है उससे हमारा संज्ञानात्मक जो प्रक्रिया है वो सुगमता से हो जाता है। तो ये भी बात लेव वाइगोत्स्की ने ही कहा था। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इसी वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने के लिए निम्न में से क्या बदलाव जरूरी है। इसमें पूछा है क्या बदलाव जरूरी है। तो पहला है रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन की ओर। रचनात्मक मूल्यांकन का मतलब ये होता है कि हम पूरे साल किसी बच्चे का असेसमेंट कर रहे हैं, पूरे साल वो क्या क्या एक्टिविटी कर रहा है और शुरू में वो कैसा था, बाद में उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन आ रहा है, वो पूरे साल हम कर रहे हैं। ना कि सिर्फ एक सीट पेपर दे के लास्ट में एग्जाम में जो अंक उसको प्राप्त हो रहे हैं उसके अनुसार कर रहे हैं, ये नहीं होता है। रचनात्मक मतलब असेसमेंट जो है ये फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। इसमें क्या होता है कि जो इवेल्युएशन होता है, जो हमारा मूल्यांकन होता है, वो पूरे सत्र के दौरान होता है, ना कि सिर्फ पेपर के टाइम पे होता है। तो हमारा जो बदलाव ये जो है ये सही है, तो इसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। यानी कि रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन की ओर, ये सही ऑप्शन है। इसमें तो ये आंसर नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन है कंठस्थ स्मरण से क्रिया आधारित अधिगम की ओर। तीसरा है खोजी अधिगम से व्याख्यान विधि की ओर। ये भी ऑप्शन सही है कि जो हमारा खोजी अधिगम मतलब कि हम लोग किसी चीज़ को खोज करके फिर इसको सीख रहे हैं, और जो भी हमारा प्रॉब्लम है उसको हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं अपने अनुभव के आधार पर, और हम लोग अपने लाइफ से जोड़ करके उस पर रिसर्च करके अपने हिसाब से उस पर खोज करके फिर सीख रहे हैं। और उसके बाद जो टीचर है वो फिर उसके बाद लेक्चर देता है, बच्चों को पहले समझा लेता है सब कुछ कि वो अपने हिसाब से चीज़ों को खोजें और समझें, फिर उसके बाद लेक्चर दिया जाता है क्लास में। तो ये मेथड जो है बहुत सही है, क्योंकि इससे बच्चे अपना खुद ही सीखते हैं, अपने हिसाब से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, फिर टीचर के माध्यम से उसे कंक्लूड करते हैं। तो ये भी सही, ये चूँकि इसमें बदलाव नहीं करना है तो ये आंसर नहीं होगा। फिर एक लचीले पाठ्यक्रम से मानकीकृत पाठ्यक्रम की ओर, यानी जो हमारा पाठ्यक्रम है, करिकुलम है, वो लचीला फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फिर उसके बाद जो हमारा नॉर्म्स है कि एक अच्छा पाठ्यक्रम होना चाहिए करिकुलम बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो पहले शुरू में लचीला, बाद में धीरे धीरे उसको कठोर करते जाएंगे, एक ही बार उसके कठोर नहीं करेंगे।
ये फर्स्ट, थर्ड और फोर ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसमें बदलाव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बदलाव किस में करना है? ऑप्शन नंबर 2 में, कंठस्थ स्मरण से क्रिया आधारित अधिगम की ओर। यानी कि हम लोग हमेशा पहले क्या होता था और अभी भी लोग क्या करते हैं, हमेशा मेमोराइजेशन या फिर रोट लर्निंग पर बल देते हैं। तो रोट लर्निंग पर बल नहीं देना है, ये बदलाव करना ज़रूरी है। बच्चे जो भी सीखें वो खुद से सर्च करके सीखें, जीवन से जोड़ करके, जो भी उनका अधिगम हो, जो भी लर्निंग हो वो जीवन से जोड़ करके हो तो सही रहता है। तो इसमें पूछा है कि क्या बदलाव ज़रूरी है, तो कंठस्थ स्मरण से क्रिया आधारित अधिगम की ओर ये बदलाव हमें ज़रूरी है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के बारे में विचारों के अनुसार। हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के बारे में कई सारे कॉन्सेप्ट दिए हैं, तो उन्होंने इस क्वेश्चन में पूछा है हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के बारे में, उनके अनुसार क्या है? तो तार्किक गणितीय बुद्धि बुद्धि की सर्वोत्तम प्रकार है? नहीं, ऐसा नहीं है कि जिसको रीजनिंग या मैथ आता है वही उसके अंदर ज़्यादा बुद्धि है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता संगीतीय बुद्धि कहलाती है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। जरूरी नहीं है कि जो दूसरे की भावनाओं को समझ ले लिरिकल वे में, तो या फिर जो जिन्हें दूसरों की भावनाओं भावनाओं को समझने आता है उन्हें संगीतीय बुद्धि कहते हैं, ऐसा नहीं है। बुद्धि के 3 प्रकार हैं, विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक और व्यवहारिक। तो बुद्धि के देखिए सिर्फ 3 प्रकार नहीं है, बुद्धि के कई सारे प्रकार हैं, सबकी बुद्धि अलग होती है और कई प्रकार की हमारी बुद्धि है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। चौथा क्वेश्चन ऑप्शन है, हर व्यक्ति अपने आप में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विविध स्तर निहित करता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है कि जो हमारा दिमाग है, हर व्यक्ति जो है अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है, सभी को एक ही फील्ड में इंटरेस्ट नहीं होता है, ये सही हो जाएगा। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि के बारे में जो उन्होंने दिया है उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि अभिकथन है, एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को किसी समस्या पर कार्य करते समय अपने विचारों के मौखिकरण के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये जो असर्शन है वो सही है। अब इसका रीजनिंग देख लेते हैं, इसका रीजन देख लेते हैं क्या है। निजी वाक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करता है, ये भी सही है। जो हमारे जो बच्चे होते हैं क्लास में, तो वो अपने आप में कुछ बात करते हैं, प्राइवेट स्पीच उसको बोलते हैं। तो जब बच्चा कोई काम करता है तो वो खुद से बात करता है, ये उसे हेल्प करता है अपने भाव को, अपने बात को व्यक्त करने का, वो इससे सीखता है और उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट में सहायता मिलता है, ये भी सही है। और इसका जो कारण है कि निजी वाक्य यानी प्राइवेट स्पीच जो है बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हेल्प करता है, तो इसका रीजन भी सही है। इसका हो जाएगा, दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। बाकी ऑप्शन हमें देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों सही है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापिका प्रचलित सामाजिक जेंडर संबंधी रूढ़िवादिताओं को कैसे प्रभावहीन बना सकती हैं? तो देखिए पहला यह सुनिश्चित करके कि खेल सत्र में लड़कियां सिर्फ बैडमिंटन खेलें और लड़के सिर्फ फुटबॉल। तो देखिए ये तो रूढ़िवादिता है कि लड़कियां सिर्फ बैडमिंटन खेलेंगी और लड़के फुटबॉल खेलेंगे, तो ये तो स्टीरियोटाइप जेंडर जो थिंकिंग है उसको दर्शाता है, ये ऑप्शन सही नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन है, यह सुनिश्चित करके कि लड़कियों को अध्यापक के रजिस्टर पर काम करने और उनकी मदद करने के अवसर मिले। तो देखिए रजिस्टर पे काम करना ये अध्यापक का काम है, किसी लड़की का या लड़के का नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा है, फर्नीचर इधर उधर रखवाने में केवल लड़कों की सहायता लेना। पहली बात तो यहाँ केवल है, और दूसरी बात कि फर्नीचर कोई भी इधर उधर कर सकता है, लड़कियां भी मजबूत हैं, वो भी कर सकती हैं अगर ज़रूरत पड़े तो। ये ऑप्शन भी गलत है और केवल है, इसलिए भी हम लोग इसे एलिमिनेट कर सकते हैं। चौथा कि सभी जेंडरों को संगीत, नृत्य व पाक कला प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए कहना। तो चौथा है कि सही है। जब हम लोग ये कहते हैं कि कोई भी जेंडर हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो गाना गा सकता है, वो डांस कर सकता है, वो पेंटिंग और भोजन जैसी चीज़ें हैं वो कर सकता है। और आज के ज़माने में ये ज़रूरी भी है कि सबको सारी चीज़ें आनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लड़की को आए और लड़के को ना आए। तो ये जो अध्यापिका जो अपने क्लास में बता रही है कि सभी जेंडरों को संगीत, नृत्य व पाक कला प्रतियोगिताओं में भाग लेना चाहिए, ये ऑप्शन सही है। और इससे हम लोग जो है कि समाज में जो भी जेंडर संबंधी रूढ़िवादिता है उसको हम लोग प्रभावहीन बना सकते हैं। चौथा सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित हेतु प्रचुर अवसर प्रदान किया जाए। पहला ऑप्शन है विषय का कंठस्थीकरण। देखिए जहां भी कंठस्थीकरण आता है तो वो हम लोग डिलीट कर देंगे। रोट लर्निंग या मेमोराइजेशन जैसी चीजें इंग्लिश में अगर है तो वो मेमोराइज है ना, रोट मेमोराइज, तो ये ऑप्शन सीधा सीधा गलत हो जाएगा। किसी भी ऑप्शन में देखेंगे आप लोग तो वो सीधा गलत कर दीजिएगा, इलिमिनेट कर दीजिएगा। दूसरा है कि अध्यापिका के निष्क्रिय अनुसरण हेतु। देखिए हम लोग किसी को भी निष्क्रिय यानी पैसिव वे में फॉलो नहीं कर सकते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा है विविध जानकारियों की पुष्टि करने हेतु। हाँ, बच्चों को जो है अलग अलग जानकारी, कई तरह की जानकारी के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, तो तीसरा ऑप्शन सही है। चौथा देख लेते हैं, किसी समस्या पर अपसारी चिंतन करना। अपसारी चिंतन का मतलब होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी कि जो भी प्रॉब्लम है उस पर हम लोग कई तरह से सोचें, ना कि सिर्फ एक तरह से। तो जो भी प्रॉब्लम है उस पर कई तरह से सोच के और उस पर अपना समाधान करना, ये डाइवर्जेंट थिंकिंग होता है। हर एंगल से सोचना, हर किसी की आइडियाज को लेना, फिर उस पर अपना काम करना। तो ये तीसरा और चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापिका किस पर जोर देती हैं। जो एक कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लास होता है उसमें जो हमें जोर देना चाहिए वो रचनात्मक मूल्यांकन पर जोर देना चाहिए। वो जो पूरा सत्र के दौरान जो हमारा इवेल्युएशन होता है उस पर अध्यापिका जोर देती है या फिर कोई भी टीचर इन्फेसिस करता है। फिर 16 नंबर है कि समावेशी शिक्षा के विविध जरिए के निष्कासन पर बल देती है, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन क्या किस पे एलिमिनेट करना चाहता है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन जो होता है उसमें जो है कि कोई बच्चा डिसेबल है या दिव्यांग है, किसी प्रकार की उसको प्रॉब्लम है, तो उसे अलग से क्लास नहीं लिया जाएगा, बल्कि वो साथ में ही एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह पढ़ सकता है। उसे हम लोग बोलते हैं समावेशी शिक्षा, और जो क्लास है उसे हम लोग बोलते हैं समावेशी कक्षा। तो इसमें किस पे निष्कासन पर बल देना चाहिए, तो बल जो है समावेशी कक्षा भेदभाव, यानी हम लोग भेदभाव नहीं कर सकते हैं, इस पर ये बल देता है कि जो भेदभाव वाली प्रक्रिया है जो शुरू से लोग करते आए हैं कि किसी को दिख नहीं रहा है तो वो अलग बैठेगा, अलग तरीके से पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, कोई चल नहीं पा रहा है या किसी को कोई अलग तरह की प्रॉब्लम है जिसे दिव्यांग भी कहते हैं, तो पहले क्या होता था उसे अलग से पढ़ाया जाता था या फिर नहीं पढ़ाया जाता था, सभी बच्चों के साथ नहीं पढ़ाया जाता था। तो इंक्लूसिव एजुकेशन ये है कि सभी को एक साथ लेकर के चलना है और पढ़ाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी जो हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन है वो भेदभाव पर इलिमिनेशन के लिए बल देती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक ऐसी कक्षा में जिसमें विविध सामाजिक आर्थिक परिवेशों से विद्यार्थी आते हैं, एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। यानी जब भी हमारे क्लास में कई तरह के लोग आते हैं, कई वर्ग के लोग आते हैं, उच्च वर्ग के, निम्न वर्ग के, कई जाति के, कई धर्म के, जो कुछ लोग गरीब भी होते हैं, कुछ लोग अमीर भी होते हैं, उसमें एक टीचर को क्या करना चाहिए। पहला, अधीनस्थ समूहों से संबंधित विद्यार्थियों के लिए कमतर अपेक्षाएं बनाना और कायम रखना। देखिए हम लोग किसी को कम नहीं आंक सकते हैं, स्कूल में किसी को कम नहीं आंकना होता है, तो ये ऑप्शन गलत है। दूसरा है समावेशी भाषा, जैसे हमारा विद्यालय, हमारी कक्षा का इस्तेमाल करना, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। जब भी हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं या हमारे क्लास में ऐसे लोग होते हैं तो हमारा फर्ज ये बनता है कि हम लोग सबको ले करके चलें। तो ये मेरा और तुम्हारा का जो कॉन्सेप्ट है उसको हटाना है और इंक्लूसिव लैंग्वेज का यूज, जैसे कि हमारा विद्यालय, हमारी कक्षा या कोई भी चीज़ है उसमें हमारा का यूज करना चाहिए। तो एक अध्यापिका को, एक टीचर को यही करना चाहिए जब क्लास में इतने इस टाइप के मतलब कई वर्ग के, कई समूह के लोग हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 है कि दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। पहला, अवधारणा की व्याख्या के लिए चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। यह ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो बच्चा देख नहीं सकता है वो किसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए फिगर को कैसे देखेगा, तो चित्रों का प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन गलत है। दूसरा है, सभी प्रकार की लिखित सामग्रियों को मौखिक रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। तीसरा है, विद्यार्थी से बात करते समय हाथों का खूब इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए कोई बच्चा अगर देख नहीं सकता है तो आप हाथ हिला रहे हैं या पैर हिला रहे हैं या क्या लिख रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम लोग हाथ को हिला हिला करके और कोई भी इशारे करेंगे उससे विद्यार्थी को कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि उसे दिखाई नहीं दे रहा है। चौथा ऑप्शन है, दिखाए जा रहे वीडियो के उपशीर्षक देना चाहिए। देखिए ये भी ऑप्शन बिल्कुल गलत है,
क्योंकि बच्चा देख नहीं सकता है तो वो वीडियो क्या देखेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 है वो सही हो जाएगा। जो भी सामग्री है, जो भी टीचर क्लास में पढ़ा रहे हैं या पढ़ा रही हैं, तो उन्हें जो भी वो पढ़ा रही हैं या लिखवा रही हैं उसे बोल बोल के पढ़ाना चाहिए, जिससे कि बच्चा देख तो नहीं सकता है लेकिन सुन सकता है, और सुनने से भी सीखा जा सकता है और बच्चे सीखते हैं, पढ़ते हैं। तो जो भी टीचर हैं उन्हें बोलना चाहिए, जो भी वो लिखित सामग्री की चीज़ें हैं, जो लिखने वाली चीज़ें हैं, वो बोल बोल कर पढ़ाना चाहिए क्लास में। इससे जो है कि जो बच्चा देख नहीं सकता है वो भी अच्छे से पढ़ सकता है। तो 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ध्यानाभाव एवं अति सक्रियता विकार ADHD ग्रसित विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। देखिए, कुछ बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, वो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। इसको हम लोग कहते हैं कि ध्यानाभाव एवं अति सक्रियता विकार। वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं एक नॉर्मल स्टूडेंट से ज़्यादा। इस स्थिति में टीचर को क्या करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है परिवेश में व्यवधानों को अधिक कर देना चाहिए। देखिए, हम उसको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकते हैं। ये नहीं है कि हम कुछ ऐसा काम कर दें या डिस्ट्रैक्शन उसके चारों तरफ कर दें जिससे वो और परेशान हो जाएगा, वो ईजी फील नहीं करेगा। दूसरा ऑप्शन है लंबे और जटिल प्रदत्त कार्य देने चाहिए। नहीं, अगर कोई हाइपर एक्टिव है तो हम लोग लंबे कार्य नहीं देंगे, क्योंकि वो बहुत जल्दी बोर हो जाता है। तो लंबे काम हम लोग देंगे और कठिन देंगे तो वो और जल्दी बोर हो जाएगा, उससे उसके विकास में कोई फायदा नहीं मिलेगा। तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को समय प्रबंधन और संगठनात्मक आदतों के विकास में सहायता करनी चाहिए। ये सही है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा कि बच्चे को जो क्लास मैनेजमेंट है और जो टाइम का मैनेजमेंट है वो सिखाना चाहिए, और किसी काम को कैसे ऑर्गेनाइज वे में करना है ये सिखाना चाहिए। ये टीचर का काम है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है पठन वैकल्य। इसका इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं डिसलेक्सिया। पोजेस डायरेक्ट चैलेंजेज इन। ये एक ऐसा विकार है, एक ऐसी प्रॉब्लम है जो क्या करता है कि जब हम लोग लिखते हैं, जैसे वाज लिखते हैं तो बच्चा सा पढ़ता है, और ऐसी ही सारी चीज़ें जो बच्चा उल्टा पढ़ता है। यानी कोई चीज़ लिखा हुआ है, जैसे कि वाज लिखा है WAS, तो उसको SAW वो सौ पढ़ेगा। तो ये एक विकार है जिसे हम लोग डिसलेक्सिया बोलते हैं। वो जो है लिखे हुए सामान को, लिखे हुए अक्षर को समझने में गलती करता है। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बाकी जो भी विकार से रिलेटेड सीटेट में जो क्वेश्चन पूछता है वो एक वीडियो में आप लोगों को बता दिया जाएगा, एग्जाम आएगा तो। तब तक आप लोग ऐसे तैयारी करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 है प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम के लिए अध्यापक को किस प्रकार की शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो देखिए, क्लास में जो ऐसा टीचिंग मेथड उपयोग करना चाहिए जो मतलब बच्चे अच्छे से अच्छे तरीके से सीख पाए। इसका ऑप्शन हो जाएगा सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक। यानी ऐसा जो हर तरह से जो भी किसी भी सोसाइटी या किसी भी कल्चर के स्टूडेंट हो वो अच्छे से सीख पाए, अच्छे से उस कॉन्सेप्ट को समझ पाए और अपना वो ओवरऑल डेवलपमेंट कर पाए। जिसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अधिगम के कौन से तरीकों पर बल देती है। तो जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी है यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसका नाम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, जिसे हम लोग नई शिक्षा नीति कहते हैं क्योंकि वो अभी नया नया है, इसलिए हम लोग इसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति बोलेंगे, ना कि नई शिक्षा नीति। ये किस पर बल देता है, किस पर ये जोर देता है। अनुभवात्मक अधिगम यानी एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ये इस पर भी बल देता है कि हमारे जो जो हमारा पहले अनुभव है और हम लोग अपना अनुभव लेकर ही क्लास में जाते हैं, विद्यालय में जाते हैं, तो उस पर बल देता है कि बच्चा कुछ ना कुछ जरूर जानता है। और डिजिटल अधिगम यानी जो भी टेक्नोलॉजी है उसको ये उस पर बल देता है कि बच्चे टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, कंप्यूटर और लैपटॉप सब कुछ सीखें। तीसरा है कि वैज्ञानिक अधिगम यानी साइंटिफिक अप्रोच पर ये बल देता है जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी है यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। और चौथा है कि करके सीखना यानी लर्निंग बाय डूइंग, यानी जो काम हम लोग करके सीखते हैं वो ज़्यादा प्रभावी होता है, ना कि सिर्फ सैद्धांतिक रूप से। तो थियरीज से ज़्यादा काम हमारा प्रैक्टिकल वर्क करता है और बच्चे इसमें इंटरेस्ट भी लेते हैं। टेक्नोलॉजी हमें सीखनी चाहिए, साइंटिफिक अप्रोच को अपनाना चाहिए, और एक्सपीरियंस से रिलेटेड और उससे आगे बढ़कर जो भी हम लोग सीखते हैं अपने पाठ्यक्रम में वो होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4, यानी ये चारों ऑप्शन सही है।
अध्यापकों को विद्यार्थियों के अधिगम युक्तियों के अर्जन को सुगम सहज करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन से तरीके का इस्तेमाल शिक्षार्थियों को अधिक अधिक कौशलीभूत बनाने के लिए किया जा सकता है? तो पहला है विद्यार्थी को चिंतन के अभिसारी तरीकों के अवसर देकर। दूसरा है विद्यार्थियों को अवास्तविक, देखिए अवास्तविक उद्देश्य होगा तो यानी ये ऑप्शन गलत हो गया ऐसे ही, क्योंकि हर हर चीज़ में, हर पाठ में या हर सब्जेक्ट में, क्लास में जो भी है, उसका एक वास्तविक उद्देश्य होना चाहिए, ना कि अवास्तविक। ये ऐसे ही गलत हो गया। तीसरा, विद्यार्थियों में स्वयं से प्रश्न करना और स्व आकलन समुन्नत करके। ये बात सही है कि विद्यार्थी जो है खुद से प्रश्न करे, और खुद का आकलन जब बच्चे खुद करते हैं तो वो समझ पाते हैं कि उनमें क्या कमी है और क्या अच्छी बात है, इससे वो ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो सही हो जाएगा। फोर्थ देख लेते हैं, जो प्रासंगिक नहीं है यानी जो रिलेवेंट नहीं है, ये भी ऑप्शन गलत है। जो चीज़ रिलेवेंट नहीं है हम उस पर क्यों प्रोत्साहित करेंगे कि बच्चा वो सीखे? जो चीज़ हमारे काम की नहीं है उसके लिए कोई टीचर प्रोत्साहित नहीं कर सकता है। तो अधिगम को ईजी बनाने के लिए, सहज बनाने के लिए विद्यार्थियों को ये प्रोत्साहित करना चाहिए वो खुद से आके अपने आप में कि उन्हें क्या आता है, क्या नहीं आता है और किस चीज़ पे उन्हें काम करना है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रभावशाली समस्या समाधान कारक होने के लिए अध्यापक को शिक्षार्थियों में किसके इस्तेमाल को हतोत्साहित करना चाहिए? यानी कौन सी ऐसी चीज है जो प्रॉब्लम सॉल्व करते समय एक अध्यापक जो है बच्चों को कहेगा कि नहीं करना है। हतोत्साहित मतलब होता है कि किसी काम को नहीं करना है, उसके लिए प्रोत्साहित करना। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अनुक्रिया समुच्चय। इसका इंग्लिश में होता है रिस्पॉन्स सेट्स। यानी किसी बच्चे को हम लोग कहेंगे कि जब भी कोई प्रॉब्लम देते हैं उसमें हम लोग कहेंगे कि वो उस पर खोजबीन करे, समस्या के लिए वो सॉल्यूशन ढूंढे, ये नहीं कि वो कोई सीट लाए और आंसर सीट देख कर उसका आंसर कर दे। तो ये इस चीज़ को कम करना चाहिए। बाकी सारे ऑप्शन सही हैं, पहला आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, जल के स्रोतों के बारे में चर्चा करते हुए रानी उत्तर देती है कि नल और फव्वारा पानी के मुख्य स्रोत हैं। उसका उत्तर किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो कोई रानी एक स्टूडेंट है जो जल के बारे में बताती है और वो कहती है कि नल और फव्वारा पानी के मुख्य स्रोत हैं। इसका मतलब ये है, ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं कौन सा सही होगा। उसकी समझ जो उसके अनुभवों के आधार पे बनी है। दूसरा है उसकी निम्न अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। तीसरा, नई अवधारणा सीखने के लिए विप्रेरणा की कमी। चौथा, उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल। इसका आंसर, पहली बात तो जो जब भी कोई बच्चा कुछ बताता है इसका मतलब वो है कि उसके अंदर अनुभव है उस चीज़ को लेकर के। और ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है कि प्रेरणा की कमी नहीं, इसमें प्रेरणा जैसा कुछ है ही नहीं। क्योंकि कोई भी अगर वो रानी बता रही है इसका मतलब ये है कि उसने नल और फव्वारा ही देखा है, उसका यही अनुभव है। तो तीसरा ऑप्शन ऐसे ही इलिमिनेट हो गया। चौथा है कि उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल। ये उच्च स्तरीय प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल नहीं है, ये एक नॉर्मल सी बात है कि बच्चा जो देखा हुआ होता है, जो सुना हुआ होता है, जो एक स्टूडेंट या कोई चाइल्ड जो एक्सपीरियंस करता है वही वो क्लास में जाके या फिर जो भी जहाँ भी वो जाता है वो बोलता है। ये हाई लेवल का प्रॉब्लम सॉल्व स्किल नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और दूसरा भी गलत है। तीसरा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका सीधा सीधा यही मतलब है कि उसने जो है नल और फव्वारा ही देखा है और उसका अनुभव यही है कि उसका मुख्य स्रोत पानी का नल और फव्वारा है, इसलिए उसके अनुभव के आधार पर जो उसका अंडरस्टैंडिंग है वो बना है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिसंज्ञानात्मक कौशलों का भाग नहीं है? पहला योजना, दूसरा पर्यवेक्षण मॉनिटरिंग, तीसरा मूल्यांकन, चौथा निष्क्रिय अनुसरण। देखिए जहाँ भी ये निष्क्रिय वर्ड आता है ना, तो वहाँ भी हम लोग ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन में या लर्निंग में निष्क्रिय जैसा कुछ होता नहीं है। अगर हम एक्टिव नहीं रहेंगे, सक्रिय नहीं रहेंगे, तो हम लोग कुछ नहीं सीख पाएंगे। ये ऑप्शन चौथा ऐसे ही गलत हो जा रहा है। बाकी तीनों ऑप्शन सही है और ये नेगेटिव वे में है। इसमें पूछा भी है कि कौन सा भाग नहीं है, तो चौथा जो है निष्क्रिय अनुसरण, ये भाग नहीं है, तो ये सही हो जाएगा। क्योंकि नहीं पूछा है तो जो गलत है वही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, भावनाओं और संज्ञान के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला,
अधिगम के लिए रुचि और जिज्ञासा परस्पर संबंधित नहीं है। ये ऑप्शन ऐसे ही गलत है। अगर हम किसी चीज़ में इंटरेस्टेड हैं तो हमारी क्यूरियोसिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है, तो ये ऑप्शन ऐसे ही गलत है। अब पूछा क्या है, सही क्या है। दूसरा है अधिगम तार्किकता के अमूर्त संज्ञान के बारे में है। तीसरा जानकारी ग्रहण करने के कौशल मनोदशा द्वारा प्रभावित होते हैं। चौथा निराशा का उच्च स्तर संज्ञानात्मक दक्षता को समुन्नत करता है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि जब हम इसमें तो दो दो ऑप्शन सही हो हमको लग रहा है, लेकिन इसका जो चौथा होगा वो सही हो जाएगा। पहला देखिए, तीसरा ऑप्शन ये है कि जानकारी ग्रहण करने के कौशल मनोदशा द्वारा प्रभावित होते हैं। ये सही बात है। हमारी जो मन की स्थिति है वो हम सैड हैं या खुश हैं या एक्टिव हैं या नहीं है, क्यूरियस है या नहीं है, ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है हमारे लर्निंग पर, जो इंफॉर्मेशन लेने पर। तो ये भी मुझे सही लग रहा है, लेकिन इसका जो सीटेट का जो आंसर है वो आंसर नंबर 4 है, निराशा का उच्च स्तर। यानी अगर हम बहुत ज़्यादा सैड हैं तो वो हमारे कॉग्निटिव इफिशियंसी को प्रभावित करता है। ये चौथा भी सही है, तो सीटेट के अनुसार ये चौथा ऑप्शन सही है, इसको हम लोग सही मानेंगे। बाकी मुझे तो तीसरा भी सही लग रहा है, और आप लोग भी एक बार सोच लीजिएगा। चौथा इसका सीटेट के अनुसार सही है। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति अभिप्रेरित करते रहने के लिए अध्यापक को क्या समुन्नत करना चाहिए। इंग्लिश में भी देख लीजिए। जब किसी बच्चे को सिखाने के लिए क्या करना चाहिए एक टीचर को, तो उसके अंदर निपुणता उन्मुखी उद्देश्य, दूसरा है योग्यता का सत्व, अस्तित्वता परिप्रेक्ष्य, अस्तित्वात्मक परिप्रेक्ष्य, असहायता का सीखा हुआ भाव, प्रतियोगात्मक दृष्टिकोण। इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा समुन्नत करना चाहिए, यानी अभिप्रेरित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए, तो बच्चे को जो है कि निपुणता उन्मुखी उद्देश्य, यानी मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स, यानी बच्चे को ऐसा गोल बनाना चाहिए जिस पे उसके मास्टरी हो, वो अच्छे से उस चीज़ को समझता हो। बाकी असहायता का सीखा हुआ भाव ये गलत हो जाएगा। और कॉम्पिटिटिव ओपिनियन को हम लोग डेवलप नहीं करते हैं, जबकि हम लोग ये सोचते हैं कि बच्चे कोऑर्डिनेट करके सीखें, एक दूसरे से सीखें, एक दूसरे का हेल्प करें। ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएगा, और तीसरा भी सही नहीं है। इसका पहला आंसर सही हो जाएगा, मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स, जिसमें यानी हमारी मास्टरी हो, जिसमें हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हो, उस हिसाब से हमारा गोल बनना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 है, विद्यालय में बच्चों की सफलता में निम्न में से कौन सा कारक बाधा उत्पन्न करता है। यानी जो बच्चों का जो सक्सेस है उसमें क्या है जो बाधा उत्पन्न करता है। इसका लचीली समय सारणी, देखिए ये बाधा उत्पन्न नहीं करता, ये बच्चों को हेल्प करता है, को ईजिली किसी चीज़ को सीख पाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है संरचनात्मक शिक्षा शास्त्र, तो ये भी सही है, लेकिन बाधा पूछा है तो हमें बाधा देखना है, ये हेल्प करता है बच्चों को। तीसरा है कि कठोर पाठ्यचर्या, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। जब रिजिड हमारा करिकुलम होता है तो बच्चे नहीं सीख पाते, बच्चे अपने ऊपर एक दबाव महसूस करते हैं। तो ये पूछा है कि बाधा कौन सा उत्पन्न करता है, तो जो कठोर पाठ्यचर्या है वो बच्चों के सीखने में बाधा उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, किसी अवधारणा को समझाते समय यह महत्वपूर्ण है कि विषय वस्तु का विद्यार्थियों के दिन प्रतिदिन के जीवन से संबंध बनाया जाए। तो ये बिल्कुल सही है कि जब भी हम किसी कॉन्सेप्ट को समझाते हैं क्लास में, ये जरूरी है कि बच्चे का जो अनुभव है, उसका जो व्यवहारिक जीवन है उससे है। तो समझाते समय वो क्या क्या अनुभव लेकर के बच्चे आते हैं, उनके जीवन से जोड़ के समझाना चाहिए। तो जो अभिकथन है वो सही है। कारण देख लेते हैं, अधिगम कंठस्थीकरण के माध्यम से बहुत प्रभावशाली होता है। तो देखिए, कारण गलत है। जहाँ भी मेमोराइजेशन और रोट लर्निंग की बात आती है वो ऑप्शन सीधा गलत हो जाएगा। जहाँ भी हिंदी में कंठस्थीकरण और इंग्लिश में रोट या मेमोराइजेशन, इंग्लिश वाला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, रोट मेमोराइजेशन है, वो ऑप्शन हम लोग इलिमिनेट कर सकते हैं, यानी वो सीधा सीधा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पहला सही है और दूसरा गलत है। ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि इसमें दोनों सही कह रहा है, इसमें भी दोनों सही कह रहा है, तो ये भी नहीं होगा। ए सही है लेकिन आर गलत है, तो ये सही हो जाएगा, क्योंकि हमारा ए जो है सही है कि जीवन से जोड़ के बच्चों को पढ़ाना चाहिए, और आर गलत है।
ये आज के लिए हो गया। सीडीपी का ये पूरा 30 क्वेश्चन आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। बाकी इसके पिछले वीडियो में भी एक वीडियो सीडीपी का है, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, जिससे कैसे हम लोग एलिमिनेट करते हैं ऑप्शन को, और क्या क्या क्वेश्चन के पीछे, ऑप्शन के पीछे क्या क्या कॉन्सेप्ट है, उसको भी, उसमें भी मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। और बाकी जो जीन पियाजे, कोलबर्ग और सारे साइकोलॉजिस्ट हैं, बिहेवियरिस्ट हैं, उनका क्या क्या कॉन्सेप्ट है, एक एक वीडियो में हम वीडियो लाते रहेंगे धीरे धीरे करके। आप लोग क्लास देखते रहिए। ईवीएस का भी एक वीडियो चैनल पर है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर और ऐसे वीडियोज में जाकर देख लीजिए। थैंक यू सो मच। कैसा लगा वीडियो आप लोग बताइएगा, और जिस भी टॉपिक पे आप लोगों को लेक्चर चाहिए वो भी बताइएगा। थैंक यू सो मच।